हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं 7th चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स, जिसमें हम क्लासिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट करेंगे। वैसे तो ये चैप्टर जो ओवरहेड वाला है वो मैंने कोर्स शीट में अप्रॉक्सीमेटली आपको कवर करा दिया है। मटेरियल का जो सेकंड लेबर वाला पार्ट आया था उसमें कुछ पॉइंट्स है जो इसमें दोबारा से रिपीट होने जा रहे हैं। कोर्स शीट में जो भी चीज़ें हमने फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग की, जो मैंने आपको पहले कोर्स शीट का फॉर्मेट भेजा था, सेम ही यही वही चैप्टर है। तो देखते हैं कि 7th चैप्टर में आपको ओवरहेड्स के बारे में क्या बताया गया है। ओवरहेड्स क्या होते हैं? हाँ, मैंने आपको बताया कि ओवरहेड्स में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को अगर आपस में मिला दिया जाए तो वो ओवरहेड कहलाते हैं। और ये बात एक स्पेसिफिक है, ये जो इनडायरेक्ट तरीके के मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस होते हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर जॉब या प्रोसेस के साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं। इनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। हाँ, ये तो ये कह सकते हैं कि उसके बाद कहते हैं टोटल कॉस्ट को हम डिवाइड करते हैं प्राइम कॉस्ट में। अब आपको पता है कॉस्ट शीट में प्राइम कॉस्ट कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को जोड़ दोगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को मिला दोगे तो आपके ओवरहेड्स आ जाएंगे। कहते हैं अबव हेड्स में कुछ प्राइम कॉस्ट में भी और अंदर हेड्स होते हैं। जैसे ओन कॉस्ट अगर हम निकालते हैं तो उसमें नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट आ जाती है। बर्डन की बात करें तो ओवरहेड कॉस्ट आ जाती है। लोडिंग की बात करें तो ओवरहेड एक्सपेंसेस आ जाते हैं। कहते हैं ओवरहेड आर दी इनडायरेक्ट कॉस्ट which cannot be directly allocated to any specific job, process or activity, and they are not capable for being specifically identified to any particular activity. ओवरहेड्स में हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन, कोडिफिकेशन एंड कलेक्शन ऑफ ओवरहेड। सेकंड आएगा एलोकेशन, अप्रोशनमेंट एंड अब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। इसमें जो क्लासिफिकेशन, कोडिफिकेशन एंड कलेक्शन है, इस 7th चैप्टर में तो ये हम डिस्कस करेंगे। एलोकेशन, अप्रोशनमेंट और एब्सॉर्प्शन ये हम नेक्स्ट चैप्टर 8th चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें दे रखी हैं। अगर हम बात करें अब क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड की, इसमें 4 आ जाते हैं, एलिमेंट वाइज, फंक्शंस वाइज, बिहेवियर वाइज और कंट्रोलेबिलिटी वाइज। अब वन बाय वन मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड में फर्स्ट जो एलिमेंट्स वाइज क्लासिफिकेशन है उसमें क्या है। एलिमेंट वाइज में 3 पार्ट्स आ जाते हैं। पहले आता है इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। कहते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ दोज मटेरियल विच आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कि बनाते हुए तो उनको यूज़ किया जाता है बट आप उसको ट्रेस नहीं कर सकते फाइनल प्रोडक्ट तक। द कॉस्ट ऑफ विच कैन नॉट बी एलोकेटेड, इनको एलोकेट नहीं किया जा सकता बट इसको अप्रोशनमेंट और अब्जॉर्ब एक पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर के साथ किया जा सकता है। जैसे लुब्रिकेंटिंग ऑयल है, लूज टूल्स है, कॉटन वेस्ट है, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपकी क्या है? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये है कि आप वेजेस और सैलरी को एक पर्टिकुलर जॉब और प्रोसेस से एलोकेट नहीं कर सकते, बट फिर अगेन वही बात कि अप्रोशनमेंट अब्जॉर्ब किया जा सकता है। फोरमैन की सैलरी है, वर्क्स मैनेजर है, स्टोर कीपर है, वेजेस ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, आइडियल टाइम कॉस्ट है, हॉलीडे पे है, वर्कमैन कंपनसेशन है, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड है, ओवर टाइम है, आइडियल टाइम है, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट के। देन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनको एलोकेट नहीं किया सकता बट इनका अब्सॉर्प्शनमेंट किया जा सकता है। फैक्ट्री रेंट, लाइटिंग, हीटिंग, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, अदर फैक्ट्री एक्सपेंस, ये सब इसमें आ जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जाता है। फैक्ट्री के खर्चे हो, सेलिंग के हो, ऑफिस के हो, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं बट इनको डायरेक्टली एलोकेट नहीं किया जा सकता, बट इनका अप्रोशनमेंट अब्जॉर्ब एक पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर से किया जा सकता है। ये तो था हमारे पास एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन। अब हम बात कर रहे हैं फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन की। फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन में नंबर 1 आता है वर्क और फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड को आप प्रोडक्शन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कह सकते हो। प्रोडक्शन ओवरहेड इज़ द इनडायरेक्ट कॉस्ट विच इंक्लूड इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस। इट इंक्लूड ऑल ओवरहेड इनकर्ड फ्रॉम द स्टेज ऑफ प्रोक्यूरमेंट ऑफ मटेरियल टिल द कंप्लीशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। कि जब तक आपका माल रेडी नहीं हो जाता, मतलब वो फैक्ट्री के अंदर ही है, फैक्ट्री में उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, ये वाले जो सारे खर्चे हैं वो सब फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आते हैं। आपने फैक्ट्री का रेंट देना है, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस है, फैक्ट्री का पार्ट है। फैक्ट्री का प्लांट है, मशीनें, इक्विपमेंट है, फैक्ट्री का पार्ट है। फैक्ट्री की लाइटिंग है, हीटिंग है, फ्यूल एंड पावर है, कंज्यूमेबल स्टोर्स है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, रिपेयर है फैक्ट्री की, आइडल टाइम, ओवर टाइम, हॉलीडे, फॉरमैन की सैलरी है। हॉलेज क्या होता है?
बड़ी बड़ी मशीनों को रिपेयरिंग करने का जो पार्ट होता है वो हॉलेज के अंदर आता है। ड्राइंग ऑफिस सैलरी है, तो ये सारे आप रीड आउट कर लेना, ये सब फैक्ट्री के अंदर आते हैं। वैसे मैं आपको पहले भी ये चीज़ें समझा चुकी हूँ। अब नेक्स्ट आता है आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब माल तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से निकल कर आगे स्टार्ट हो चुका है। अब एडमिनिस्ट्रेशन का जितना खर्चा है वो सब इसमें इंक्लूड किया जाएगा, और वो खर्चे होंगे जैसे ऑफिस एक्सपेंस, ऑडिट फीस है, ऑफिस की सैलरी है, पोस्टेज, स्टेशनरी, टेलीफोन, ईमेल, फैक्स, लीगल एक्सपेंस, जर्नल इंश्योरेंस, फैक्ट्री का रेंट, लाइटिंग इक्विपमेंट, बैंक चार्जेस, ऑफिस एयर कंडीशनर, ये सब इसमें अंदर आ जाते हैं। फिर आता है नेक्स्ट आपका सेलिंग ओवरहेड। अब आपका माल रेडी हो चुका है, डिमांड क्रिएट्स हो रही है, मार्केट में सेल होने के लिए जाना है, तो सेल्समैन को जो सैलरी दी जा रही है, एडवर्टीज़मेंट के जो खर्चे हैं, कमीशन है, एजेंट का खर्चा है, उसकी सैलरी है, तो ये सारे जो हैं वो सब सेलिंग में आते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में क्या आते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन मतलब माल को डिलीवर करने का काम जो सेल्समैन करता है कस्टमर तक पहुँचाने का, यानी कि पैकिंग का खर्चा, कैरिज आउटवर्ड, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, मेंटेनेंस का, वेयर हाउस का खर्चा, वेस्टेज ऑफ फिनिश गुड्स है, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के पार्ट हैं। नेक्स्ट आपका आता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बिहेवियर। कहते हैं इस अकॉर्डिंग टू बिहेवियर में 3 वेरिएबिलिटी आ जाती है, फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। इसको आप सेमी फिक्स्ड भी बोल सकते हो क्योंकि इसमें कुछ पार्ट फिक्स्ड होता है और कुछ आपका वेरिएबल कैटेगरीज में आ जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिक्स्ड ओवरहेड्स क्या होते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड इज़ वन विच टेंड्स टू बी अनअफेक्टेड बाय वेरिएशंस इन दी वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, यानी कि आउटपुट को चाहे कम करो चाहे ज़्यादा करो, प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये कांस्टेंट ही रहती है। द फिक्स्ड ओवरहेड आर रिलेटेड टू द पीरियड। जो जितने भी फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं वो पीरियड से रिलेटेड होते हैं। अब जैसे सेल्समैन को सैलरी देनी ही देनी है क्योंकि उसने काम किया है, ऑफिस का रेंट है या हमने रेंट पर कोई रूम लिया हुआ है, चाहे उसमें रहो या ना, आपका सामान पड़ा तो आपने वो देना ही देना। मतलब ये कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर काउंट किए जाते हैं। इसको आप पीरियड कॉस्ट भी कह जाते हो। बिल्डिंग का रेंट है, ऑफिस स्टाफ की सैलरी है, ये सब फिक्स्ड ओवरहेड के एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करते हैं कि रिलेटेड टू फैक्ट्री। फैक्ट्री में आपके रेंट एंड टैक्सेस ऑफ फैक्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग, इंश्योरेंस चार्जेस ऑफ प्लांट मशीन बिल्डिंग, उस पर डेप्रिसिएशन लगना, फोरमैन की सैलरी, वर्क मैनेजर की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब कंसीडर किए जाते हैं आपके फैक्ट्री से रिलेटेड हैं क्योंकि ये फिक्स्ड है, आपको पे ही करने हैं। और ऑफिस से रिलेटेड ऑफिस मैनेजर की सैलरी है, स्टाफ की सैलरी है, या बिल्डिंग का रेंट देना है, उस पर डेप्रिसिएशन है, इंश्योरेंस है। अब सेलिंग की बात करें तो परमानेंट स्टाफ को सैलरी दी जाएगी, सेल्स ऑफिस में जो रेंट और डेप्रिसिएशन दिया जाएगा, डिपार्टमेंटल जो फर्नीचर लिया हुआ है, डिलीवरी वैन है, उस पर डेप्रिसिएशन है, गेस्ट हाउस है, ये सब है। मतलब ये कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिस पर आउटपुट के चेंजेस होने पर प्रोडक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ठीक है। अब उन्होंने कहा कि कुछ तो होगा चेंजेस। इसने कहा अ फीचर ऑफ द फिक्स्ड ओवरहेड इज़ दैट द रेट ऑफ आउटपुट पर यूनिट रिड्यूस एज द प्रोडक्शन इंक्रीज। कहते हैं प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ती है आपकी आउटपुट पर यूनिट कम होती हुई चली जाती है। देखो पहले मान लो 100 रुपये यूनिट थी, आपकी जो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट थी वो 2000 थी। अगर 100 यूनिट मुझे प्रोड्यूस करनी पड़े तो मेरी पर यूनिट 20 रुपीज़ आती है, ठीक है। मतलब मैंने 2000 को 100 से डिवाइड किया तो मेरा 20 रुपीज़ आ गया। अगर वही प्रोडक्शन मैं बढ़ाकर 200 रुपये कर दूँ तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी, 10 रुपये पर यूनिट हो जाएगी। द पर यूनिट कॉस्ट चेंजेस बट द टोटल कॉस्ट रिमेन द सेम। इसमें यहाँ पर टोटल कॉस्ट 2000 है, चाहे पर यूनिट आपकी 100 है चाहे 200 है, बस 100-200 पे आपको ये देखना है कि आउटपुट कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। अगर 100 रुपये यूनिट थी तो आपकी आउटपुट बढ़ रही थी, अगर वो जैसे इंक्रीज़ हो जाती है 200 हो जाती है तो आपकी आउटपुट कम हो जाती है। कहता है सेकेंडली द फिक्स्ड ओवरहेड इज़ नॉट ऑलवेज एब्सोल्यूटली फिक्स्ड। If a plant or the department is closed for some time, several item of fixed overhead disappear. For example, permanent staff may be transferred to the other department. मान लो काम ही नहीं है तो सेम कैसे होगा, हम पेमेंट नहीं करेंगे, हम उनको थोड़े टाइम के लिए हटा देंगे। हम नेक्स्ट आता है वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड्स ये बिल्कुल इसको हम डायरेक्ट कॉस्ट करेंगे क्योंकि डायरेक्ट प्रपोर्शन में ही इसकी आउटपुट और प्रोडक्शन है। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ जाएगी, अगर प्रोडक्शन कम होगी तो आउटपुट भी आपकी कम हो जाएगी। इसमें सभी तरह के इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, फ्यूल एंड पावर, लाइटिंग, हीटिंग, ओवर टाइम, ये सारे खर्चे किसके अंदर आ जाते हैं, वेरिएबल, क्योंकि ये वेराइज करते हैं। पैकिंग चार्जेस है, कैरीज आउटवर्ड है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आता है सेमी वेरिएबल ओवरहेड। सेमी वेरिएबल ओवरहेड का कुछ पार्ट फिक्स्ड होता है और कुछ वेरिएबल होता है। मतलब एक पॉइंट तक तो ये कांस्टेंट रहते हैं और उसके बाद अप डाउन इनमें चलती रहती हैं।
Semi variable overhead are also known as semi fixed overhead. There is hardly any difference between these two terms. If the fixed part of the item of the expense is more than the variable, it may be called semi fixed. फिर से रिपीट कर रही हूँ, इफ़ द फिक्स पार्ट ऑफ द आइटम ऑफ एक्सपेंस इज़ मोर देन द वेरिएबल, वेरिएबल से अगर ज़्यादा हो जाए फिक्स का खर्चा तो ये हम सेमी फिक्स्ड में आ जाता है. वेयर वेरिएबल पार्ट इज़ ग्रेटर देन द फिक्स्ड, इट मे बी सेमी वेरिएबल. हाउ वी वुड यूज़ द टर्म सेमी वेरिएबल ओनली. देखो 100 यूनिट आर प्रोड्यूस्ड इन ए मंथ. एक महीने में अगर आप 1000 यूनिट प्रोड्यूस करते हो, उसकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट 10,000 है. इन अ नेक्स्ट मंथ 1500 यूनिट आर प्रोड्यूस. पहले 1000 प्रोड्यूस कर रहे थे, अब 1500 कर रहे हो, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट उसकी 12,000 आ गई. तो इस बात को प्रूव करने के लिए कि कितना पार्ट फिक्स्ड है और कितना वेरिएबल है, ये हम चेक करते हैं. देखिए वेरिएबल कॉस्ट आपकी बढ़ गई थी ना, 12,000 माइनस 10,000, 2,000 यहाँ से इंक्रीज़ हुई, 1500 माइनस 1,500, यानी कि 4 पर यूनिट से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपकी आ गई. अगर फिक्स्ड की बात करें तो 12,000 के हिसाब से मुझे बताना पड़ेगा. तो यहाँ पर आपकी आउटपुट आ गई 12,000 माइनस 1500 इंटू 4, तो ये सॉल्व करके 6,000 आया और नेक्स्ट में भी 6,000 ही आ गया. और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कैलकुलेट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. ईयर दे दिए 2015-16 के, आउटपुट दे दी, टोटल कॉस्ट दे दी. सेम वैसे ही निकालोगे, 35,000 माइनस 20,000, 2500 माइनस 1,000, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई 10 पर यूनिट के हिसाब से. उसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 1000 इंटू 10, 10,000 हुआ. 2500 इंटू 10 के हिसाब से 25,000. अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हुई, टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिया तो 10,000, 2015 और 16 का आ जाएगा. नेक्स्ट और लास्ट आता है इसका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी. पहला आता है कंट्रोलेबल कॉस्ट और नेक्स्ट आता है अनकंट्रोलेबल. कंट्रोलेबल कॉस्ट इज़ वन विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय द एक्शन ऑफ अ स्पेसिफाइड मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन. द वेरिएबल कॉस्ट फॉल अंडर दिस कैटेगरी. इस कैटेगरी में आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है कम हो जाती हैं. अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है कि आप डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, डायरेक्टली पर्टिकुलर डिपार्टमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है. द फिक्स्ड कॉस्ट बिलोंग टू दिस कैटेगरी. वो वेरिएबल में हो गया क्योंकि कंट्रोलेबल कॉस्ट है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन उसको कंट्रोल कर सकता है. अनकंट्रोलेबल में नहीं कर सकता, फिक्स्ड है. एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंस और लॉसेज इसके अंदर आ जाते हैं. कहते हैं इफ़ एनी इनडायरेक्ट एक्सपेंस विच इज़ of abnormal nature or extraordinary then such expense should not be included in production overhead. मतलब कुछ नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉसेज है, यानी कि लॉस बाय फ्लड है, लॉस बाय रिमूवल ऑफ प्लांट है, लॉस बाय फायर है, ये हमारे उसमें नहीं आते, इसलिए इसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस माने जाते हैं. ये कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल के अंडर नहीं आते, ये सब नेचुरल कॉजेज़ होते हैं. थैंक यू सो मच.